कश्मीर से कश्मीर पंडितों का पलायन आज भी भारतीय इतिहास में एक धब्बा है। ना तो आज तक किसी ने इसके बारे में खुलकर बात की है और ना तो किसी ने इसके बारे में बताने की कोशिश की है कि आखिर में 1990 के दशक में हुआ क्या था। 1990 में हुआ क्या था। ना तो कोई गवर्नमेंट आई जिन्होंने यह खुलासा किया एक्चुअल में बात क्या थी, क्यों हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास, आपके पास और उन सारे लोगों के पास है जो थोड़ा बहुत कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं। ये मुद्दा एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स जो आई, जिन्होंने बहुत सारे राज को खोला और फिर सबके मन में एक टाइप का जिज्ञासा हो गई है कि हम चीजों को जाने कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा कि वो कश्मीर में क्या क्या घटनाएं थी जिनकी वजह से इतना बड़ा मैसकर हुआ और लगभग 70,000 कश्मीरी पंडितों को अपना जन्म स्थान, अपना वो स्थान जहां पर उन्होंने बचपन बिताया, उसको छोड़कर वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। बहुत ही दुखद घटना थी। चलिए शुरुआत करते हैं। बात है 1982 की, 1982 की, जब वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, उनकी मौत हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। उनकी मौत के बाद उनका जो बेटा होता है फारूक अब्दुल्ला, वो कश्मीर की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर सरकार चलाने लगते हैं। लेकिन 1983 में ही इलेक्शन होना था और उस इलेक्शन में इनकी पार्टी जीत जाती फारूक अब्दुल्ला की, क्योंकि सीएम तो फारूक अब्दुल्ला को बनना था। लेकिन इसमें सीएम फारूक अब्दुल्ला को ना बनाकर जो सीएम बनाया गया वो बनाया गया गुलाम शाह आलम को। यहां से चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हुई। जो उनके फॉलोअर थे उनको लगा एक्चुअल में ये चीजें कहीं ना कहीं सेंट्रल की तरफ इशारा कर रही थी, तो वहां पर जो मुस्लिम थे उनका थोड़ा बहुत दंगा आपस में शुरू हो गया या आपस में वाद विवाद शुरू हो गया। अगेन बात है 1986 की। किसकी? 1986 की। 1986 में गुलाम शाह आलम को पुनः बना दिया जाता है, सॉरी, गुलाम शाह आलम को हटा दिया जाता है। किससे? उनके सीएम पद से। क्यों? क्योंकि उस समय के जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, वो थे जगमोहन। उन्होंने इन पर यह बताया कि दंगे को ना रोक पाने के कारण इनकी सरकार को डिसॉल्व किया जाता है और यहां पर राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाता है। ये जो चीजें घटित हुई, सीएम को बदलना, इससे वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और कहीं ना कहीं वहां के लोगों को यह लगने लगा कि इस्लाम खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। वहां से धीरे धीरे मुस्लिम मिलिटेंसी की तरफ बढ़ने लगे। वहीं पर पाकिस्तान का एक भड़काने वाला काम बहुत तेजी से चल रहा था। कश्मीर के लोगों को भड़काना, उनकी फाइनेंशियली और उनकी हथियार में मदद करना, वो सारे काम कश्मीर को में लड़ाने के लिए करता रहा। इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा और फिर से बात आई 1988 की, जब JKLF की स्थापना हुई, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये एक टाइप का, आज इसको एक टाइप का टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इसकी स्थापना हुई और इनको लगने लगा, इसमें जितने भी लोग थे उनको यह लगने लगा कि इस्लाम खतरे में है और ये टारगेटेड हत्याएं करने लगे। हिंदुओं को, पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। ये शुरू हुआ 14 सितंबर 1989 से, जब भाजपा के एक बड़े नेता पंडित टीकाराम टपलू की निर्दयपूर्वक हत्या कर दी गई शरेआम। उसके बाद इनके हत्यारे भी पकड़े नहीं गए, दिन दहाड़े घूमते रहे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके ठीक 1.5 महीने बाद नीलकंठ गंजू, जो कि एक जज थे, उनकी हत्या शरेआम कर दी जाती है। उनकी हत्या के पीछे रीजन यह बताया जाता है
कि JKLF का एक व्यक्ति हुआ करता था मकबूल, जिसने कई सारी हत्याएं की थी और उसका जो जजमेंट था वो इन्होंने सुनाया था, इसलिए इनकी हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। यह हत्याएं रुकी नहीं, इसके तुरंत बाद ही प्रेमनाथ भट्ट जो कि वकील थे उनकी हत्या कर दी जाती है। मतलब ये हत्याएं लगातार चलती जा रही हैं। और फिर दिन आता है 19 जनवरी 1990 का, जब लाउड स्पीकर पर ये घोषणाएं की जाने लगती हैं, मास्क में जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर होते हैं वहां से आवाज आने लगती है कि कश्मीर पंडित आप कश्मीर को छोड़कर चले जाइए, नहीं जाएंगे तो आपके साथ भी यही चीज हमें करनी पड़ेगी। इससे उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि जब बड़े लोगों के ये हालात हुए हैं तो डेफिनेटली ये हमें जब चाहेंगे तभी मिटा सकते हैं। इससे एक भय पूरा कश्मीर में फैल गया, हिंदुओं को लेकर बहुत ज्यादा, हिंदुओं के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। अब बात यहां आती है कि सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। एक्चुअली सरकार ने तो रिफ्यूजी कैंप बनवा दिए। मतलब आप सोचिए, सरकार ने रिफ्यूजी कैंप बनवा दिए कि जिनको डर लग रहा है वो रिफ्यूजी कैंप में आए, हम उनको सुरक्षा देंगे। अरे भैया, उनको सुरक्षा उनके घर में देनी चाहिए थी कि हाँ सरकार आपके साथ है, आपको अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सरकार का कोई बहुत ऐसा रवैया नहीं दिखा जिसकी वजह से उनको लगे कि हम वहां से सुरक्षित हैं। और फाइनली कश्मीरी पंडित वहां से धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिए। उसी समय 21 जनवरी 1990 को ही CRPF ने एक बहुत बड़े घटना को अंजाम दिया। लगभग 50 प्रोटेस्टर को गोल्डक ब्रिज पर निर्मम हत्या कर दी। वो प्रोटेस्टर थे जो कि सरकार के खिलाफ या वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। फिर इससे एक बहुत बड़ा केओस उत्पन्न हो गया कश्मीर में, और जितने भी हिंदू थे उनके अंदर एक डर बैठ गया कि अगर हम यहां रहेंगे तो डेफिनेटली हमको मार दिया जाएगा। लाउड स्पीकरों पर या न्यूज़पेपर के माध्यम से सीधा सीधा बताया जाने लगा कि अब जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके कश्मीर को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके साथ भी वो सारी घटनाएं की जाएंगी जो और लोगों के साथ की गई हैं। और ऐसा नहीं कि सारे लोग छोड़ने को तुरंत राजी हो गए, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग जो वहां रुके उनके साथ इतनी बेरहमी से हाल किया गया, रेप, बलात्कार, मतलब हर वो काम किए गए जो एक सामान्यतः आप जिनके बारे में सुनकर डर जाएंगे या आपको एक चौंकाने वाला दृश्य आपके सामने आ जाएगा, आपको देखकर या सुनकर। और वहां पर कश्मीर में नारे गूंजने लगे, यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा ए जालिमो ए काफिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। प्रो पाकिस्तान, एंटी हिंदू के लगातार नारे चलने लगे। और फिर यह मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि सरकार के संभालने से संभला ही नहीं। सरकार ने किसी प्रकार के उनको समर्थन नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं या हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अंततः लगभग 70,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर, अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। और ये बहुत दुखद घटना जो एक बहुत बड़ा मैसेकर निकल के आगे आया, जिसके बारे में ना तो बहुत ज्यादा बात की गई, ना तो कोई चर्चा की गई। मैंने आपको ब्रीफ तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे 70,000 हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।